नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे 18 इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी में और यूपीएलटी जीएस में आने वाले प्रश्न अक्सर यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अंजीरा से, ऑप्शन बी दम्ब सदात से, ऑप्शन सी किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नवीन अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे और के औजारों के साथ साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्राय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए दो सूची दे रखी है। एक नवपाषाणकालीन स्थल की है और एक नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान की है। हमें इसमें देखिए कूट शब्दों से बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी में से, चारों में से बताना है। तो हम इसका देखिए पहले मिलान करके देखते हैं कौन कहाँ का है। तो इसमें देखिए जो कुतनूर है वो तमिलनाडु, वो क्या कहते हैं, ये उतनूर जो है ये है तेलंगाना का, और जो चिरांद है वो है बिहार में स्थल है, और जो गुफ कराल है वो है कश्मीर में, और जो पय्यमपल्ली है वो तमिलनाडु में है। तो अब देखिए इसमें ए का क्या है, ए का हमने देखा है तीन, तो यहाँ देखिए ए का तीन दो ऑप्शन है। और उसके बाद फिर देखते हैं बी का चौथा, तो बी का चौथा देखिए सी ऑप्शन जो है ये मेल खा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। ऑप्शन दे रखा है ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा में प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव आकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर देखिए यहाँ पे सूची दी गई है कि ताम्रपाषाण युगीन स्थल है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां हैं, इनका हमें मिलान करना है। तो इसमें देखिए जो आहाड़ है स्थल, वहाँ कौन सी नदी पाई जाती, ये पाई जाती थी वनास, और कायथा काली सिंध के पास, और स्वलादा ताप्ती, और मालवा नर्मदा नदी के किनारे। तो यहाँ देखिए ए का है चौथा, इसमें देखिए ए का चौथा सी ऑप्शन है, और ए का देखिए चौथा सी है, बी का तीसरा काली सिंध ए, और स्वालदा का सी एक। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए,
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है और भारतीय इतिहास में लगभग 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पकी ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ई है। यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे के एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पकी ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानघर व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसमें जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी देशलपुर, ऑप्शन सी सोहगौरा, ऑप्शन डी कोट दीजिए। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए लोथल। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई एस आर राव ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपट्टनम। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी डाबरकोट, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए लोथल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखुर की हैं या पालतू घोड़े इक्वे कावलर्स की हैं। ये निश्चित कर पाना कठिन है कि हड़प्पा लोथल सूरकोटदा कुतंशी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ई यानी कि प्रश्न विकल्पों में बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुटे हुए खेत तथा साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए
कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक सही। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। अगला प्रश्न देखिए, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए कालीबंगन राजस्थान, ऑप्शन बी लोथल गुजरात, ऑप्शन सी बनावली हरियाणा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर ए है, कालीबंगन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन के एन दीक्षित, ऑप्शन सी एम एस वत्स, ऑप्शन डी बी ए स्मिथ। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था और डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियों थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांड, यानी कि मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न देखिए, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए 600 वर्ष, ऑप्शन बी 700 वर्ष, ऑप्शन सी 800 वर्ष, ऑप्शन डी 900 वर्ष, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी 900। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया और ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी वैशाली। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह यानी कि वर्तमान राजगीर प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश बृहद्रथ वंश था और बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मूर्धवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी सोम और इस पे पर नामकृत देवता। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ये ये शवित यानी सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में और ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
डी धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय में यानी कि सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य जातियों यथा अम्वस्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी प्रायः 6000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ में के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के वेनेची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई थी, जिसकी तिथि 1600 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई। भारत में नोह यानी कि राजस्थान के दोआब क्षेत्र में लोहा कृष्णलोहित मृद भांडों से के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी कि अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ, चावल के अवशेष तथा साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो कि अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार्य है। अगला प्रश्न देखिए, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए। बोगज कोई यानी कि एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य देवताओं का आवाहन करते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुष्णी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी परुष्णी। 10 राग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी यानी कि आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए उपनिषद। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में, ऑप्शन डी वैशाली में। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया यानी कि बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और काशी के ऋषि पतंजलि दाव यानी कि सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश यानी कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था?
तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, एक लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी वैशाली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए महावीर स्वामी को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी सिमंदर स्वामी, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ स्वामी, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले भाग में हम उपस्थित होंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।